गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपनी पहली बार मॉर्निंग क्लास हो रही है? गुड। कैसे आप लोग? बढ़िया। ओके, तो चलो आज हमको रिवीजन करना है जम के। तो पहले क्या करना है बोलिए? सैलरी चैप्टर पहले करना है। ओके, तो सीक्वेंस में फिर काम करते हैं अपन लोग। अरे क्या हो गया? चला गया। इनकम टैक्स अगस्त 19, सैलरीज। गुड पार्ट इज कि इसमें सब सेव हो जाता है। तो जो जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, लिखा था, वो सब है। और उसके अलावा भी बुक में से भी हम देखेंगे, कुछ चीजें बुक में से भी पढ़ी थी हम लोगों ने, राइट। आई होप आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए हो, क्योंकि आपकी टेस्ट है कल, है ना। तो एकदम ऑल टुगेदर ब्लैंक तो नहीं रहोगे शायद आप, ठीक है। कुछ कुछ तो पढ़े होगे, इफ नॉट द होल चैप्टर फुल्ली विद ऑल क्वेश्चंस। चलिए, तो हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था ये बोल के कि सैलरी इज वन ऑफ द हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। आज हम लोग ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में काम करेंगे। मैं पूछते जाऊंगा, आप लोग को जो याद आते जा रहे हैं आप बताते जाओ। सैलरी हेड में इंक्लूजन्स बहुत सारे हैं या डिडक्शंस बहुत सारे हैं? इंक्लूजन्स बहुत सारे हैं। फिर उसमें है जैसे अलाउंसेस है तो उसमें एग्जेम्पशंस है, परक्विजिट्स है तो उसका वैल्यूएशन है, और उसमें क्या क्या एग्जेम्प्ट है वो स्टडी है, करेक्ट। डिडक्शन सैलरी हेड में टोटल कितने हैं? डिडक्शंस 3। कौन से? स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लोअर। सेकेंड, एंटरटेनमेंट अलाउंस, हाउ मच? ₹5,000 पर एनम, और 20% ऑफ बेसिक सैलरी, और अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड विच एवर इज लीस्ट। इतना हद तक के एग्जेम्प्ट, इतना हद तक के डिडक्टिबल, करेक्ट। पहले तो एंटरटेनमेंट अलाउंस को हम लोग क्या करते हैं, सैलरी में हमेशा इंक्लूड कर लेते हैं, और फिर ये फॉर्मूले के हिसाब से डिडक्शन अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। याद आ रहा है आपको? सेक्शन 16(1)(a) के अंदर में लिखा हुआ है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000। देन एंटरटेनमेंट अलाउंस सेक्शन 16(2), और फिर प्रोफेशनल टैक्स सेक्शन 16(3). प्रोफेशनल टैक्स का दूसरा नाम है टैक्स पेड ऑन एम्प्लॉयमेंट, टैक्स पेड ऑन एम्प्लॉयमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, करेक्ट। प्रोफेशनल टैक्स भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने पे किया या एम्प्लॉई ने पे किया। अगर एम्प्लॉई ने पे किया तो क्या करते हैं? एम्प्लॉई ने पे किया तो क्या करते हैं? सिर्फ डिडक्ट करते हैं ग्रॉस सैलरी में से। और अगर एम्प्लॉयर ने पे किया तो पहले ऐड करते हैं ग्रॉस सैलरी में और फिर माइनस करते हैं, करेक्ट। तो कभी कभार होता है कि टोटल अमाउंट दिया रहता है से 10,000 रुपए एग्जाम्पल, उसमें से 8,000 रुपए एम्प्लॉयर ने पे किया है, ऐसा लिखा है। तो हम लोग सैलरी कैलकुलेट करते वक्त 8,000 रुपए ऐड करेंगे, बिकॉज इट इज अ परक्विजिट ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर। और फिर हम लोग उसमें से आखिरी स्टेप में ग्रॉस सैलरी के बाद 8,000 की 10,000 रुपए माइनस करेंगे। दोनों ने जो पे किया टोटल उतना माइनस कर देंगे, करेक्ट, ठीक है। डिडक्शन का आगे भी आएगा। फिर हमने देखा था कि सैलरी हेड में टैक्सेबल होने के लिए देयर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इट शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस रेदर देन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिकॉज यहां पर एक पर्सन दूसरे के अंडर में काम करने के लिए रेडी है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है जब इंडिपेंडेंस है, जब सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर अलग अलग एंटिटीज है। सर्विस प्रोवाइडर अपने हिसाब से सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस कोई उसके अंदर में बाउंड नहीं है। yes, there is a contract between them, but he can also at the same time provide services to many other persons. So there is a independence, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में देयर इज नो इंडिपेंडेंस, ओके, वहां पर मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है। तो देयर नीड टू बी एनी रिटन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सैलरी।
रिटन अग्रीमेंट कंपलसरी है क्या? नहीं. तो देयर कैन बी अ वर्बल अग्रीमेंट ऑल्सो ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो उस बेसिस पे भी सैलरी हेड में टैक्स लग सकता है. करेक्ट. फिर मुझे बताइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी क्या सैलरी हेड में टैक्सेबल है? नहीं. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को अगर सैलरी मिलती है, कौन से हेड में टैक्सेबल है? पीजीबीपी. पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है? ओके. फिर हमने बात किया कि ये सैलरी में क्या क्या अंदर डिटेल्स होती है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द टर्म सैलरी. बट उसके पहले कुछ सैलरी हेड से संबंधित कुछ एग्जेम्पशंस थे जो हम लोग ने इसके पहले के चैप्टर में देखे थे. फॉर एग्जाम्पल, अलाउंसेस गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग अब्रॉड, परक्विजिट्स प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग अब्रॉड. याद है सेक्शन 10(7) में एग्जेम्पशन था. ये हम लोग ने सेकेंड चैप्टर में ही देख लिया था और फिर थर्ड चैप्टर में वापस से देखा, और ये चैप्टर के भी स्टार्टिंग में आपको ये चीज लिखी हुई है, राइट. और देन पेंशन टू यूनाइटेड टू सर्टेन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एटसेट्रा. ओके. देन सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ के एम्प्लॉयज जो इंडिया में काम करते हैं, उनकी सैलरी एग्जेम्प्ट है. ऐसे कुछ छोटे मोटे स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस हम लोग ने देखा था. फिर हम लोग मेन बात पे आए कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ सैलरी. सैलरी हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 17(1). सैलरी इंक्लूड्स, सैलरी की जो डेफिनेशन है दैट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन. याद आ रहा है? उसमें पहला आइटम था कि सैलरी इंक्लूड्स बेसिक वेजेस. तो जो बेसिक सैलरी है वो आपको जो मिलती है दैट इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ, ये आपको लिखा है ड्यू और रिसीव्ड, विच एवर इज अर्लियर. विचेवर इज अर्लियर. ड्यू मतलब होता है कि व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीव्ड, विचेवर इज अर्लियर. सो इसके बारे में भी हम लोग ने पढ़ा. इफ द सैलरी इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ, नॉर्मली यही मानते हैं दैट सैलरी इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ, देन सैलरी इज टैक्सेबल ऑन एनुअल बेसिस. इसका मतलब अप्रैल से मार्च की सैलरी पे टैक्स लगता है. अगर अप्रैल की सैलरी अप्रैल में ड्यू हो जाती है, रिसीव कभी भी हो बाद में, मई की सैलरी मई में ड्यू हो जाती है, मार्च की सैलरी मार्च में ड्यू हो जाती है. तो अगर ऐसा सिनेरियो है, लास्ट डे ऑफ मंथ पे ड्यू होती है, तो इस केस में वी शुड टेक द सैलरी फॉर दोज मंथ्स ओनली, अप्रैल टू मार्च. बट sometimes it may happen that the salary falls due in the first week or the first day or the 10th day of the next month. इस केस में मार्च की सैलरी अगले साल ड्यू हो रही है. सो अनलेस इट इज रिसीव्ड इन दिस ईयर, इट विल बी टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर. मार्च की सैलरी, लेकिन पिछले मार्च की सैलरी इस साल ड्यू हो रही है, तो वो इस साल टैक्स होगी. तो इफ सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, then we will take salary from March of the last year to February of this year. हमारे असेसमेंट ईयर 2021 की बात करें तो मार्च 2019 से लेकर फरवरी 2020, करेक्ट. बट वॉट एवर इज सेड, इफ सम सैलरी इज रिसीव्ड इन एडवांस, इफ सम सैलरी ऑफ नेक्स्ट ईयर इज रिसीव्ड इन एडवांस, देन टू दैट एक्सटेंट इट इज टैक्सेबल इन दिस ईयर. याद है आपको? एडवांस से संबंधित हमने दो वर्ड्स पढ़ा था, एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी. ये इधर ही था. एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज इट इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिसीट, इट इज अ लोन. हाँ, एडवांस अगेंस्ट सैलरी आगे सैलरी में से एडजस्ट होते रहता है, तो वो सैलरी टैक्सेबल हो जाती है बिकॉज दैट इज एक्चुअल सैलरी. कंसेप्ट ध्यान में है. देखिए, आज के सेशन में आप और फ्री महसूस करो, क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में आता है आप पूछ लो, क्योंकि कभी कभार कोई चीज रह जाती है, या आप उस दिन एब्सेंट होंगे, या आपको उस दिन नहीं समझ में आई होगी, या वो आप पढ़ रहे होंगे तो दिक्कत आ रही होगी. तो आज आप पूछ लो, कोई भी चीज में डाउट आता है तो, बिकॉज दिस इज एन एब्सोल्युटली स्पेसिफिक सेशन फॉर योर रिविजन. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप ये मत हेजिटेट मत करना, कितने दिनों बाद इतना बेसिक सा डाउट पूछूंगा तो कैसा लगेगा, कुछ नहीं, आप पूछ लो. ओके. हम लोग ने फिर ये भी बात किया था कि सैलरी का स्लैब होता है कभी कभार.
आपको क्वेश्चन में सैलरी, बेसिक सैलरी स्लैब के हिसाब से दी रहती है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी का स्लैब ऐसा दिया हुआ है 20,000-2000-26,000। इसका मतलब क्या होता है कि जब ज्वाइन किया उस साल की मंथली सैलरी 20,000 है। डेट टू डेट देखना है, कैलेंडर ईयर वाइज या फाइनेंशियल ईयर वाइज नहीं देखना है अनलेस स्पेसिफाइड। देन जैसे ही साल खत्म होता है तो 13th मंथ से वो सैलरी 2,000 रुपीज से बढ़ जाती है, 22,000 हो जाती है। फिर जैसे ही सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है तो और 2,000 से बढ़ जाती है, 24,000 हो जाती है, एंड सो ऑन, जब तक कि हाईएस्ट ये सैलरी तक नहीं पहुंचे। फिर सैलरी बढ़ना शुरू होती है 3,000 से, उसके बाद वाले साल से, है ना। लाइक यहां पर थर्ड ईयर में यहां पहुंच गए, फोर्थ ईयर से और बढ़ने लगेगी अप टिल दिस रेंज। क्लियर है? ये मंथली सैलरी होती है अगर आपको ऐसा स्केल दिया रहे, सैलरी का स्केल में लिखा रहे तो। ऐसे सिनेरियो में आपको सीधा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करके आगे नहीं बढ़ना है। आपको बहुत ध्यान से देखना है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या दी थी एंड आपके काम के महीने कौन से हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जैसे इस एग्जांपल में हमने तब डिस्कस किया था जनवरी 2018, तो आपके ईयर के मंथ्स कौन से हैं, आपके ईयर प्रीवियस ईयर 1920 के मंथ्स कौन से हैं, अप्रैल 19 टू मार्च 20। तो ऐसे केस में क्या 20,000 इंटू 12 कर देंगे तो काम हो जाएगा? नहीं, हमको देखना पड़ेगा अप्रैल 2018 में कौन सी सैलरी थी। तो 20,000 तो नहीं थी, क्योंकि 1 जनवरी 2019 से वो 22 हो चुकी है, 22,000 थी। और वो भी फर्दर चेंज हुई क्या हमारे साल के बीच में, हमारे फाइनेंशियल ईयर के बीच में चेंज हुई है कि नहीं हुई है? हुई है, क्योंकि 1 जनवरी 2020 से और बड़ी है, 24,000 हुई। तो 22,000 फॉर 9 मंथ्स प्लस 24,000 फॉर 3 मंथ्स। याद है ना, ऐसे हम लोग ने डिस्कस किया था उस समय, क्योंकि जनवरी 2018 था। मान लो ये सेम स्लैब आपको जनवरी 2015 से दिया रहता था तो क्या करते थे, जरा सोच के बताइए। 2015 से सेम स्लैब आपको तो 1920 का कैलकुलेशन करना है, तो क्या करते थे, आप देखते थे कि 19 में कितनी सैलरी है, तो 15 में 2015 में 20,000, 16 में 22,000। क्योंकि यहां ज्वाइनिंग डेट 1 जनवरी है इसलिए ऐसा। ज्वाइनिंग डेट अक्टूबर रहता तो अक्टूबर से अक्टूबर गिनते थे, अक्टूबर से सितंबर। फिर 2017 में 24,000, 2018 में 26,000, 2019 में 29,000, 29,000। हमारा ईयर 2019, तो उस केस में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 29,000, तो 29,000 इंटू 9 प्लस फिर और बढ़ गई 32,000 हो गई फॉर 3 मंथ्स। 29,000 इंटू 9 प्लस 32,000 इंटू 3, ऐसा कैलकुलेशन करते थे। बात समझ में आ गई आपको? यहां पर जरूरी नहीं कि कैलेंडर ईयर के ब्रेक पे चेंज होगी सैलरी। सैलरी विल चेंज एज सुन एज द ईयर गेट्स कंप्लीटेड, ईयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट टू डेट। ऐसा ही डेट टू डेट का कैलकुलेशन परक्विजिट वैल्यूएशन में करना है, जहां सैलरी में हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर देखते हैं, तो डेप्रिसिएशन इज टेकन फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। याद है आपको? वहां भी डेट टू डेट काम होता है। ऑलराइट, फिर अगर सैलरी में टैक्स कट के मिला है, टीडीएस कट के मिला है, तो इंक्लूडिंग टीडीएस जो अमाउंट रहता है दैट इज द अमाउंट ऑफ सैलरी। लाइक आपकी सैलरी अगर 50,000 है बट आपका 5,000 रुपए काट के आपको 45,000 मिलता है, तो आपकी सैलरी मानी जाएगी 50,000, क्योंकि टीडीएस आपके ही नाम से गवर्नमेंट के पास जमा हुआ है। तो टीडीएस आपका खर्चा नहीं है, टीडीएस आपका एक असेट है अभी। हाँ, आगे आपकी टैक्स की लायबिलिटी आएगी, उसमें से वो असेट को एडजस्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपकी सैलरी 50,000 मानी जाएगी। हाँ, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है वो तो अलग से मिलेगा। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कई बार पूछते हैं कि कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी, और हम लोग बाकी सब चीजें बराबर करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन का इफेक्ट लेना भूल जाते हैं। ये अक्सर होता है, तो आप लोग ये चीज पे ध्यान रखना स्पेशली कि ग्रॉस सैलरी पूछा है, कि टैक्सेबल सैलरी पूछा है, कि अबव आइटम्स में से कितना टैक्सेबल है ये पूछा है। बहुत केयरफुल रहना कि पूछा क्या है। कभी कभार जीटीआई पूछ लेते हैं, कभी टोटल इनकम पूछ लेते हैं, और कभी कभार तो सिर्फ टैक्स पेबल पूछते हैं। मल्टीपल चॉइस में आंसर एक ही है, स्टेप वाइज मार्किंग है नहीं।
तो मान लो आपने इनकम तक सही निकाला और इनकम का एक ऑप्शन दिखा, टिक कर दिया, बट क्वेश्चन में पूछा था कंप्यूट द टैक्स पेएबल, तो आपको टैक्स निकालना चाहिए था। डोंट से कि सर वो तो पहले चैप्टर में पढ़ा था, इधर क्यों पूछ लिया, क्योंकि यहां पर तो ये दिस इज बेसिक थिंग, पहले ही बताया था आपको। ओके, एंड क्लास में तो कोई चिंता नहीं, आप पलट पलट के, आपके पास में तो स्लैब रेट्स भी अवेलेबल है ना, देख सकते हो, ऐसे थोड़ा सा जा करके ऐसे दिख नहीं रहा करके पूरा देख सकते हो, बट कोई फायदा नहीं। टेस्ट में, क्लास टेस्ट में चीटिंग करने का तो कोई सेंस ही नहीं है, सोचने का भी कोई सेंस नहीं लगता, इलॉजिकल बात है। क्लास टेस्ट दे क्यों रहे हैं, ताकि हमारी पढ़ाई का असेसमेंट हो जाए। उसमें चीटिंग कर लिए मतलब क्या मतलब आया, आपको लगेगा बाद में मार्क्स देके कि हाँ अपना अच्छा चल रहा है, आप खुद अपने आप को ट्रिक कर दोगे। तो क्लास टेस्ट में तो इनफैक्ट आई होप देयर इज नो इन्विजिलेटर इन कैप्स, कोई रहते हैं फुल टाइम यहां पर, रहना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो पेपर ऐसे रख देना चाहिए, अपना अपना पेपर लो, सॉल्व करो, अपना अपना पेपर सबमिट कर दो, एक्चुअली वैसे रहना चाहिए। टाइम कीपिंग भी आपने करना चाहिए, उन्होंने नहीं। जैसे 1.5 घंटे का अगर टाइम फिक्स किया आपके लिए, तो आपने खुद आपकी घड़ी से शुरू किया, सपोज आपने 5 मिनट लेट शुरू किया, तो आप 5 मिनट लेट सबमिट कर दो, चलेगा। 5 मिनट जल्दी शुरू किया, 5 मिनट जल्दी सबमिट कर दो। मान लो टाइम खत्म हो गया बट वो लेने नहीं आए, तो आपने उठ करके सबमिट कर देना है, क्योंकि आपको अपना एक असेसमेंट करना है कि हम उतने समय में कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। बाकी टेस्ट का और कोई बेनिफिट नहीं, ये बात समझ लो आप, ठीक है। चलिए, तो सैलरी हेड में फिर मेन हमने पढ़ना शुरू किया कि देयर आर सो मेनी अलाउंसेस which are specific monetary payments for some purpose. Okay, for example, washing allowance, medical allowance, dearness allowance, daily allowance, traveling allowance, conveyance allowance, house rent allowance, and so on. बहुत सारे allowances possible है, जिसमें से कुछ specific allowances कुछ हद तक के exempt होते हैं, बाकी allowances हमेशा fully taxable होते हैं. Even if it is telephone allowance, even if it is medical allowance, डियरनेस अलाउंस तो हमारा खास है, इट इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल, इवन दो दिया रहे कि 50% ऑफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी, बट टैक्सेबल तो पूरा है, याद है आपको। तो इसमें हम लोग ने ये पहले देखा था, सेक्शन 1014 इफ यू रिमेंबर, दैट विल बी गुड, कंटेन्स द लिस्ट ऑफ सम एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, वेयर अगेन सम ऑफ देम आर एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट they are spent for official purpose, and some of them are exempt to the extent they are specified, limit has been specified, even if they are not spent, correct। अब यहां पर आपको दिए हैं ट्रेवलिंग अलाउंस, ये लिस्ट याद रखना चाहिए आइडियली। कन्वेंस अलाउंस ड्यूरिंग कन्वेंस अलाउंस फॉर लोकल कन्वेंस, देन डेली अलाउंस ड्यूरिंग ट्रेवल, यूनिफॉर्म अलाउंस फॉर purchasing uniform for the purpose of official purpose, academic and research allowance, and helper allowance. So this may be given for some training or some further research work, and helper allowance for official helper. तो आपने कोई असिस्टेंट रखा, कोई सेक्रेटरी रखा, और आपके ऑफिस ने डायरेक्टली उनकी सैलरी नहीं भरा, आपको अलाउंस दे दिया, तो वो यहां पे कवर हो जाता है। अगर आपको ये अमाउंट मिला 1 लाख रुपए पर एनम, आपने उसमें से स्पेंड किया 60,000 रुपए पर एनम, तो आपके हाथ में 40,000 रुपए टैक्सेबल। दिस इज नॉट डिडक्टिबल, दिस इज एग्जेम्प्ट, कि इतने हद तक एग्जेम्प्ट है, बाकी का टैक्सेबल है। ओके, देन एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ मॉनिटरी लिमिट। तो इसमें ब्रॉडली 3 अलाउंसेस हमने देखा था, और भी कुछ बुक के अंदर थे। एक था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव बाय द एम्प्लॉय फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बट एग्जेम्प्ट ओनली अप टू 100 rupees per month per child up to maximum of 2 children, बच्चे 2 ही अच्छे। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस अगेन एग्जेम्प्ट अप टू 300 per month per child up to maximum of 2 children। जरूरी है कि पहले ही 2 बच्चे लेना है यहां पे, नहीं, एनी 2, बट ऐसा कौन सा पॉइंट था जहां पहले 2 बच्चे लेना है? ट्विंस वाला केस था, लेकिन कौन सा पॉइंट था वो? लीव ट्रेवल कंसेशन, वहां पर था कि 2 बच्चों के बाद बच्चे होते तो उनके लिए आपको ये एग्जेम्पशन नहीं मिले। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रेसिडेंस टू ऑफिस एंड बैक टू रेसिडेंस, ये दिस इज नॉट कन्वेंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नॉर्मली फुल्ली टैक्सेबल, नॉर्मली कोई एग्जेम्पशन नहीं, बट
इन द केस ऑफ स्पेशली एबल्ड एम्प्लॉयज, जिनका से कोई लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है या हियरिंग डिसेबिलिटी है या विजुअल कुछ डिसेबिलिटी है, तो ऐसे केसेस में इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 3200 रुपीज पर मंथ. अब मजे की बात है कि इफ द अमाउंट रिसीव्ड इज लेस तो पूरा एग्जेम्प्ट, बट इफ द अमाउंट रिसीव्ड इज मोर तो भी इतना अमाउंट तक एग्जेम्प्ट. फर्दर अगर एक्चुअल अमाउंट स्पेंट इससे भी कम है तो भी इतना एग्जेम्प्ट रहेगा. दिस एग्जेम्पशन विल नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट स्पेंट. रिमेंबर दीज थ्री. देन एक और था अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर एम्प्लॉइज. तो उसमें क्या था, ₹70% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और ₹10,000 विच एवर इज लेस, उतने हद तक के वो भी एग्जेम्प्ट था. याद आ रहा है कुछ? 70% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और ₹10,000 लेस था कि मोर था? लेस था. ओके, तो यहां तक के हम लोग ने देखा. फिर आया आपका डिटेल्ड कैलकुलेशन वाला पार्ट, हाउस रेंट अलाउंस. इस तरीके से चल रहा है. आपको कुछ पूछना रहता है तो आप पूछ लिया करो, ठीक है? मैं तो कंसेप्ट करूंगा, अभी क्वेश्चंस नहीं करूंगा. लेकिन आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट से आप चाहते हो कि सॉल्व करना है तो बता दिए, तो हम लोग कर सकते हैं. हाउस रेंट अलाउंस, इसमें हम लोग ने देखा था कि इट इज exempt up to a certain extent if the rent paid is more than 10% of salary. हाँ, अगर रेंट है ही नहीं तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. रेंट पेड अगर सैलरी के 10% तक के ही है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. हाउस रेंट अलाउंस इज exempt up to least of A, amount received, B, rent paid minus 10% of salary, C, 40% of salary, और in case of metro cities 50% of salaries. चार ही मेट्रो सिटीज की बात है यहां पर. ओके, आईपीएल की टीम्स का नाम याद रख सकते हो, कैप्टन के नाम से याद रख सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता. ऑलराइट. सो वैसे भी बेंगलोर कभी जीतती नहीं है, तो ये बाकी चार कोई मेट्रो सिटी बोलना ठीक रहेगा. दिल्ली भी नहीं जीतती ना. दिल्ली जीती आईपीएल कभी? आईपीएल टूर्नामेंट जीती क्या कभी? हाँ, मैचेस तो जीतती होगी. ओके, सो छोड़ दो. तो 10% के ऊपर जो आपको एचआरए मिला, ओके, 10% से ज्यादा, तो उतने ही अमाउंट में से एग्जेम्पशन मिलेगा. एंड वो भी अगर आपका रेंट पेड उसके एक्सेस में है तो. जैसे यहां पर आपको एग्जांपल समझाया था कि आपको 8,000 का एचआरए मिला है और रेंट पेड सपोज इतना है, 5,000 रुपए है, जो 2,000 से सैलरी 20,000 है, तो सिर्फ 3,000 एक्सेस में है रेंट पेड, तो एग्जेम्पशन विल बी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 3,000. एंड ऑल्सो चेक कर लेंगे कि सैलरी के 40% के अंदर है क्या, तो वो तो है. करेक्ट. तो ऐसा कुछ एग्जांपल हम लोग ने उस समय लिया था. ऑलराइट. बेसिक प्लस डीए इफ प्लस कमीशन इफ, ये होता है हमारा सैलरी. डीए इफ मतलब कि डीए टू बी कंसिडर्ड इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी एज पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स एज मेंशन्ड इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में रहना चाहिए. एंड कमीशन को तभी लेते हैं सैलरी में इफ इट इज पेड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. अगर मंथली कमीशन है, फिक्स्ड मंथली, तो नहीं लेते हैं. याद है? डीए फॉर्मिंग पार्ट नहीं है तो नहीं लेते हैं. डीए के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो अजम्पशन ले सकते हैं कि डीए को लेना कि नहीं लेना. बट डीए अपने आप में ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल. ये सब हम लोग ने देखा था, तब बहुत सारे केसेस किया था, है ना, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड किया था. यहां तक कि क्लियर है आपको? पक्का? अब आ जाए और एक मेन पार्ट पे इस चैप्टर के, परक्विजिट वैल्यूएशन. परक्विजिट्स क्या होते हैं ये हम लोग ने बुक में से पढ़ा था कि परक्विजिट्स आर बेनिफिट्स, फैसिलिटीज, एमिनिटीज ऑफ पर्सनल नेचर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय. पर्सनल नेचर के बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है, तो उसकी जो वैल्यू है दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट एज पर द वैल्यूएशन फॉर्मूले और समवेयर एल्स एज पर सेक्शन 10. तो परक्विजिट के रिस्पेक्ट में परक्विजिट की जो डेफिनेशन थी सेक्शन 17(4) में, 17(4) या 17(3) में, 17(2) में परक्विजिट की डेफिनेशन, तो उसमें हम लोग ने देखा
कि पहला आइटम लिखा था कि इफ देर इज अकोमोडेशन प्रोवाइडेड विदाउट चार्जिंग रेंट, रेंट फ्री अकोमोडेशन परक्विजिट। दूसरा आइटम था कंसेशन इन रेंट, कंसेशन प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट, अगर रेंट ज्यादा बनता है लेकिन एम्प्लॉय से कम लिया तो परक्विजिट है, याद आ रहे। तीसरा आइटम था कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को, याद है एक कंसेप्ट था स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, जो या तो डायरेक्टर एम्प्लॉइज है या तो उनकी सैलरी मिनिमम 50,000 पर एनम है, जो कि रहती है नॉर्मली। स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को अगर कोई बेनिफिट्स या फैसिलिटीज दिया, एम्यूनिटीज दिया, तो वो टैक्सेबल रहेगी, डायरेक्टली प्रोवाइडेड। चौथा आइटम था ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर इज ऑल्सो परक्विजिट, टैक्सेबल इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, नॉट जस्ट स्पेसिफाइड। ऑब्लिगेशन जहां एम्प्लॉय की जिम्मेवारी एम्प्लॉयर ने पे किया, एम्प्लॉय की लाइबिलिटी एम्प्लॉयर ने बेयर किया, परक्विजिट। फिर अगर एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट एम्प्लॉयर ने किया, दैट इज अ परक्विजिट, याद है। फिर सुपर एन्युएशन फंड में 1.5 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया एक साल में एम्प्लॉयर ने, दैट इज अ परक्विजिट, याद आ रहे। अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 1.5 लाख। और एक हम लोग ने देखा कि एम्प्लॉयर ने अगर अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पे या नील रेट पे अवेलेबल करवाया, दैट इज ऑल्सो परक्विजिट, मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। एंड देन एनी अदर बेनिफिट्स और एम्यूनिटीज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ये परक्विजिट की डेफिनेशन थी इतने आइटम्स से। अब उसमें जनरली परक्विजिट्स का वैल्यूएशन ऐसे होता था, कॉस्ट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, वेरी बेसिक थिंग कि एम्प्लॉयर को कितना खर्चा आया और उसमें से एम्प्लॉय से कितना रिकवर किया। हाँ, कुछ कुछ परक्विजिट्स का बहुत स्पेसिफिक वैल्यूएशन का मैकेनिज्म था, तो वो अलग से देखा था। अब इसमें भी बहुत सारे परक्विजिट्स थे और उसमें कुछ ना कुछ खास बात भी थी कई कई जगह, जिसमें देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी में ऐसे कुछ खास बात नहीं थी। हाँ, जितना एम्प्लॉयर ने खर्चा इनकर किया है उतना परक्विजिट, एम्प्लॉय को अगर फ्री खर्चा करने को दिया है तो पर्सनल पर्पस के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए किया तो कवर्ड है क्या? नहीं, उसके लिए अलग से रिकॉर्ड बना के प्रूफ कर सकते हैं कि देखो इतना तो ऑफिशियल है, वो टैक्सेबल नहीं। फिर बाकी सब में कुछ ना कुछ खास बात थी। जैसे हमने डोमेस्टिक सर्वेंट से ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का कंसेप्ट को तब समझा था कि अगर सर्वेंट फैसिलिटी या और पावर वाटर गैस फैसिलिटी टाइप की फैसिलिटी डायरेक्टली प्रोवाइड किया एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉयर के नाम पे बिल है, तो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल। अगर डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं किया, लाइक एम्प्लॉय ने वो खर्चा, एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है जो एम्प्लॉयर ने सिर्फ रीइंबर्स किया या पे किया, तो दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। याद आ रहा है ये कंसेप्ट? अदरवाइज तो डोमेस्टिक सर्वेंट का टॉपिक बहुत सिंपल था। इट विल इंक्लूड अमाउंट पेड फॉर डोमेस्टिक सर्वेंट्स, फॉर गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर, ओके, और डोमेस्टिक कुक हेल्प, जो भी तरीके से आप हेल्प लेते हो, ओके। देन गैस पावर वाटर फैसिलिटी अगर प्रोवाइड किया तो दो बात थी, इफ मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्प्लॉयर देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इफ प्रोक्योर्ड बाय एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय देन परचेज कॉस्ट, दैट्स इट। क्लब मेंबरशिप में एक ही खास बात थी कि कॉर्पोरेट मेंबरशिप अगर ली गई कंपनी के नाम पे, एम्प्लॉयर के नाम पे, तो जो इनिशियल फीस है वो एम्प्लॉय का परक्विजिट मत मानो। क्यों? क्योंकि कंपनी के नाम पे मेंबरशिप है, एम्प्लॉय के नाम पे हमेशा नहीं है। हाँ, लेकिन जो रेगुलर फीस है, मंथली फीस, पीरियोडिकल फीस, वो एम्प्लॉय के नाम पे परक्विजिट मान सकते हैं क्योंकि उस समय उसने बेनिफिट उठाया है। गिफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा कितने क्वेश्चंस में आया बाद में। गिफ्ट कैश में रहा, मतलब मॉनिटरी टर्म्स में रहा, डायरेक्टली फुली टैक्सेबल लाइक नॉर्मल सैलरी, बट अगर काइंड में रहा तो एग्जेम्प्ट अप टू ₹5,000 पर एनम पर ईयर। बट इसमें दो इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल थे। कुछ इंटरप्रिटेशन ऐसे कर सकते हैं कि पूरा टैक्सेबल, 5,000 के ऊपर रहा तो पूरा टैक्सेबल, और हम लोग जो कई बार क्वेश्चन में अप्लाई किए कि 5,000 तक एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर टैक्सेबल, क्योंकि हमने एक सर्कुलर का बेनिफिट लेकर के, सर्कुलर का इंटरप्रिटेशन करते हुए इसको अप्लाई किया। कभी लेकिन हो सकता है कि आपके थियरी क्वेश्चन में या एमसीक्यू क्वेश्चन में, सॉरी, आपको गिफ्ट इन काइंड का केस रहे,
और इसमें सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन का ऑप्शन ही न रहे फुल कैलकुलेशन में, तो फिर आपको वैसा सोच के देखना है कि पूरा टैक्सेबल रहा तो कैसे आएगा। ठीक है, तो दोनों एंगल से आपको सोच के देखना है। ठीक है, देन मील्स के बारे में बात हुई। मील्स आर नॉर्मली अगेन टैक्सेबल बट एग्जेम्प्ट इफ स्नैक्स और बेवरेजेस आर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस टाइमिंग्स, और मील वैल्यू इज नॉट मोर देन 50 पर मील, और वाउचर प्रोवाइडेड फॉर मील इज नॉट मोर देन वर्थ ₹50 पर मील, याद है। और मील इज प्रोवाइडेड इन रिमोट एरिया और ऑन ड्यूटी। बट हाँ, मील्स में कंसेशन दिया है तो वो जरूरी नहीं कि वो टैक्सेबल रहेगा। उस केस में हमने देखा कि अगर डिफरेंशियल अमाउंट 50 के ऊपर चला गया तो टैक्सेबल हो सकता है, बट अदरवाइज मील्स अगर फ्री मील्स दिया तो ही टैक्सेबल है। ऑलराइट, देन एजुकेशन फैसिलिटी का एक परक्विजिट हम लोग ने पढ़ा। अगेन ऑफिशियल ट्रेनिंग है तो नॉट अ परक्विजिट। इफ फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन अदर इंस्टीट्यूशन, तो जितना एम्प्लॉयर ने फीस पे किया, खर्चा इंकर किया, दैट इज परक्विजिट डायरेक्टली, किसी और इंस्टीट्यूशन का है तो। बट इफ फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर, इन दैट केस वी टेक फीस ऑफ सिमिलर इंस्टीट्यूशन। इलॉजिकल बात है लेकिन लेते हैं, उसका फीस नहीं लेते कितना माफ किया, सिमिलर इंस्टीट्यूशन का फीस कितना था वो लेते हैं। एंड उसमें भी अगर एम्प्लॉय के बच्चों को प्रोवाइड किया है खुद के इंस्टीट्यूशन के अंदर, then there is exemption up to ₹1,000 per month per child। up to maximum 2 लिखा है क्या यहां पर? नहीं, यहां नहीं लिखा है। यहां पर भी दो इंटरप्रिटेशन है। आपको जो मैंने एमसीक्यूज दिया प्रैक्टिस के लिए, उसमें एक एमसीक्यू है जिसमें उन्होंने अप टू 1,000 एग्जेम्प्ट नहीं माना है। उसमें उन्होंने, क्योंकि 1,000 से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल माना है, उसमें अप टू 1,000 एग्जेम्प्ट लेके करोगे तो ऑप्शन मिलेगा ही नहीं आपको। आपने अगर देखा होगा तो प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो दिया है, तो वो सीए इंस्टीट्यूट के कोई सोर्स का मैंने एमसीक्यू दिया है आपको, शायद आरटीपी का दिया है। तो 1,000 के ऊपर का भी रहा तो पूरा टैक्सेबल माना है, 0 से लेकर पूरा। ऑलराइट, एजुकेशन फैसिलिटी ध्यान रहेगा आपको। देन हॉलीडे होम फैसिलिटी, पर्सनल ट्रैवल के लिए अगर किया, मिला क्या? देख रहे क्या आप लोग एमसीक्यू? बस डाउनलोडेड तो नहीं है लेकिन देखो ना आईसीआई के सोर्स का क्वेश्चन नंबर अच्छा, फिर वो कल टेस्ट में आएगा, इसमें नहीं है मतलब फिर टेस्ट में आएगा, चिंता मत करो। ठीक है, पहले के क्वेश्चंस में तो नहीं है, क्योंकि पहले के क्वेश्चंस तो अलग से बनाए हुए क्वेश्चंस है, इसमें नहीं है, तो कल टेस्ट में आएगा, ध्यान रखना। उसमें ऑप्शन में क्या रहेगा कि अगर ये पूरा टैक्सेबल दिया, सपोज मैंने वहां पर दिया है कि 2,500 रुपए का एम्प्लॉयर ने फीस, 2,500 रुपए सिमिलर इंस्टीट्यूशन की फीस है पर मंथ एम्प्लॉय के बच्चों के लिए, और एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन हो रहा है, तो आपको 2,500 के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आपको फिर वहां पर सिर्फ 1,500 मत लेना, क्योंकि 1,500 से करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन आप जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो उसमें आप दोनों में से कोई भी एक इंटरप्रिटेशन ले सकते हो। एमसीक्यू में क्या है, उनके ऑप्शन में कहीं ना कहीं फिट करना है, तो इफ एज पर वन असम्पशन द आंसर इज नॉट देयर, तो यू हैव टू गो एज पर द अदर असम्पशन, है ना, आपको देखना ही पड़ेगा। ऑलराइट, तो देन देयर इज हॉलीडे होम फैसिलिटीज। हॉलीडे होम फैसिलिटीज, इसमें अगर फैसिलिटी, इफ द स्टे फैसिलिटी इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो फिर तो बड़ा सिंपल है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड। If it is owned by the employer, provided to all employees uniformly, then again expenditure incurred. But if it is provided only to few employees, then value of similar facility provided by others. तो जैसे एजुकेशन में था सिमिलर प्रोवाइडर्स की वैल्यू वैसा। ऑलराइट, देन
एक पॉइंट था यहां, पता नहीं मैंने लिखा कि नहीं लिखा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, शायद बुक में से ही पढ़ लिया था हमने, है ना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर एम्प्लॉइज, उसमें भी था रेलवेज एंड एयरलाइन के एम्प्लॉइज को एग्जेम्प्ट रहता है। तो बाकी एम्प्लॉइज के रिस्पेक्ट में वी टेक द अमाउंट चार्ज फ्रॉम अदर पर्सन बाय द सेम एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रेवल, कॉस्ट ऑफ टिकट, याद है, जो उन लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया। ये एक पॉइंट था। फिर हम लोग ने पढ़ा कि लीव ट्रैवल कंसेशन का कुछ एग्जेम्पशन मिलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ टू एंड फ्रो ट्रैवल एक्सपेंडिचर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फॉर ट्रैवलिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड और मे बी इवन आफ्टर रिटायरमेंट। बट अगर एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है तो ट्रैवल शुड बी इन इंडिया, ध्यान रखना आप। मैं अगर क्वेश्चन बनाऊं तो मैं लिखूंगा ट्रेवल्स टू लंदन एंड उसके हिसाब से तो आप सब कुछ कैलकुलेट कर लोगे, बट वो एग्जाम 0 रहेगा उसमें। ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली मेंबर ऑल्सो, दैट इज स्पाउस एंड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन, फर्स्ट 2 चिल्ड्रेन born on or after October 1998 या April 1998, जो भी डेट है। पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स इफ डिपेंडेंट। स्पाउस का डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, चिल्ड्रन का डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर का एग्जेम्पशन तभी मिलेगा अगर वो असेसी पे डिपेंडेंट है। एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ट्वाइस इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years, ओके, 2 बार 2 साल में मिलता है। एंड कितने हद तक मिलता है ये भी आपको लिखा है ना। फ्लाइट की टिकट में इकोनॉमी क्लास फेयर, रेलवे टिकट में फर्स्ट क्लास एसी फेयर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट क्लास डीलक्स फेयर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है तो इक्विवेलेंट फर्स्ट क्लास रेलवे फेयर, उतने हद तक एग्जेम्पशन मिलता है। ट्विंस वाली बात भी हम लोग ने वहां पर पढ़ा था, हाँ, ट्रांसपोर्ट वाला पॉइंट यहां पर था जो आपको भी बताया। ट्विंस वाली बात भी याद आ रही होगी आपको। पहले अगर ट्विंस बॉर्न हो गए फिर थर्ड चाइल्ड के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, बट पहले सिंगल चाइल्ड हुआ फिर ट्विंस हुए तो तीनों का एग्जेम्पशन मिलेगा। देन एम्प्लॉयर ने अगर शेयर्स और सिक्योरिटीज इश्यू किया है एम्प्लॉय को, जिसको उसने लोअर रेट पे इश्यू किया एज कंपेयर टू द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द एक्सरसाइज डेट, रिमेंबर वेल, जिस दिन एक्सरसाइज किया उस दिन का प्राइस इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ बेनिफिट से मैं आपको कुछ एप्पल्स अवेलेबल करवाता हूं, ठीक है, एप्पल्स, ओके, मार्केट में एप्पल्स की बहुत डिमांड है, एकदम सडनली एक रिसर्च आई कि एप्पल खा लिया वो इंसान 20 साल और जीने वाला है, तो सबको एप्पल खाना है। मार्केट में एप्पल की बहुत डिमांड है, मेरे पास में बहुत सारे एप्पल हैं, ठीक है, तो अब एप्पल का प्राइस लेकिन रोज फ्लक्चुएट हो रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, कभी किसी के पास बल्क में आ गए तो वापस कम हो रही है, तो प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है एप्पल का। तो ऐसे केस में मैं आपको ऑप्शन देके रखूं, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, कि आप वो एप्पल 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में कभी भी आकर के मुझसे खरीद सकते हो, और मैंने आपके प्राइस फिक्स कर दिया कि मैं आपको 100 रुपए में एक एप्पल दे दूंगा। मार्केट में कभी प्राइस 150 जाता है, कभी 180 जाता है, कभी 400 तक पहुंच जाता है, आपको 100 रुपए का ऑप्शन है। तो आपको मैंने आज ऑप्शन दिया, आज मार्केट में 400 का प्राइस है, बट आप मुझसे एप्पल लेने के लिए आए 12 नवंबर को, उस दिन एप्पल का प्राइस था 150 रुपए, तो आपको फायदा कितना हुआ, 300 का या 50 का? 50 का। क्यों? क्योंकि उस दिन मार्केट में से भी तो आप खरीद सकते थे, कितने में? 150 में, तो आपको तो फायदा एक्चुअल में 50 का ही हुआ। सो जब ऑप्शन ऑफर किया तब प्राइस क्या था, इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आपको राइट मिला तब प्राइस क्या था, इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आपने एक्सरसाइज किया उस दिन प्राइस क्या था, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूं, रट्टा मत मारो एक्सरसाइज डेट, उसका फील करके देखो कि हाँ उस दिन अगर हम मार्केट से खरीदते तो हमको इतने में पड़ता था, और उसी दिन हमने एम्प्लॉयर से खरीदा शेयर्स तो सस्ते में पड़ रहे हैं, उस दिन का डिफरेंस क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में तो बिल्कुल देंगे वो लोग बाकी के डेट्स के प्राइसेस, बट वो इग्नोर करना है, वही तो सीखना है। ऑलराइट, देन एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का टैक्स भरा तो, बट दैट इज एग्जेम्प्ट।
परक्विजिट्स पे जो टैक्स है वो एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन बेसिक सैलरी पे अगर टैक्स एम्प्लॉयर ने भरा तो वो टैक्सेबल है, दैट इज टैक्सेबल। और एक हमने पीजीबीपी हेड में पढ़ा था कि परक्विजिट्स का टैक्स अगर एम्प्लॉयर ने भर दिया तो एम्प्लॉयर के हाथ में उसको डिडक्शन नहीं मिलता है, याद है क्या? एम्प्लॉय के परक्विजिट्स का टैक्स एम्प्लॉयर ने भरा तो सेक्शन 40 में पढ़ा था हमने कि एम्प्लॉयर को उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। रिवीजन में ये बेनिफिट होता है कि आगे का भी कुछ पड़ा हुआ रहेगा तो वो मैचअप हो जाती चीजें। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट पढ़ा कि अगर मेडिकल फैसिलिटीज या मेडिकल एक्सपेंडिचर्स रिइंबर्स किया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का, तो ये सिनेरियोज में एग्जेम्पशन मिलता है। इसके अलावा कोई भी केस में टैक्सेबल रहता है। इवन मेडिकल अलाउंस दिया तो टैक्सेबल रहता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉइज का भरा, विद ग्रुप इंश्योरेंस लिया तो भी वो एग्जेम्प्ट है। कमिश्नर और चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल, याद है आपको आईकेच एक्रोनिम, कमिश्नर और चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए खर्चा पे किया, दैट इज एग्जेम्प्ट। अब्रॉड एक्सपेंडिचर, अगर अब्रॉड का एक्सपेंडिचर अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे किया है तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। इफ ट्रैवल, ट्रीटमेंट एंड स्टे का हमने देखा था कि अगर आरबीआई परमिट करती है तो, और बाकी ट्रैवल का एक्सपेंडिचर तभी एग्जेम्प्ट रहेगा अगर जीटीआई 2 लाख तक के है तो, याद है हम लोग ने उस समय एक्ट से देखा था। देन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के रिस्पेक्ट में भी एग्जेम्पशन है, एंड एम्प्लॉयर के द्वारा मेंटेन्ड हॉस्पिटल भी एग्जेम्प्ट होता है, मतलब उसके अंदर एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है। कई बार बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में उनका खुद का एक क्लिनिक होता है, फर्स्ट एड रूम होता है, ओके, किसी एम्प्लॉय को काम करते वक्त कुछ चोट आ गई तो वहीं पे ट्रीटमेंट हो जाता है। डॉक्टर फैसिलिटी भी रहती है, वहां पर डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, तो दैट इज नॉट टैक्सेबल। एम्प्लॉय को ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारी उंगली में चोट आई तो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, अगर ट्रीट करके दिया है तो वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, ओके, दैट इज ट्रीटेड बाय द एम्प्लॉयर इन हिज ओन फैसिलिटी। हाँ, एम्प्लॉय बाहर कोई प्राइवेट डॉक्टर से करवा के लाता है और एम्प्लॉयर को बिल देता है, बिल रिइंबर्स होता है, दैट इज टैक्सेबल, ओके। देन स्पेसिफिक वैल्यूएशंस देखा फिर हम लोग ने परक्विजिट्स के 5 केसेस। एक था ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कुछ असेट्स एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया कुछ सालों के बाद, तो जितने ईयर्स कंप्लीट हो गए उतने साल का डेप्रिसिएशन माइनस करके डब्ल्यूडीवी मिलती है। वो डब्ल्यूडीवी को एक्चुअल कंसिडरेशन से आप कंपेयर करो कि एम्प्लॉय से कितना चार्ज किया, अगर एम्प्लॉय से कम चार्ज किया तो वो परक्विजिट हो गया, अगर एम्प्लॉय से ज्यादा चार्ज किया तो नो परक्विजिट, याद है आपको। अब डेप्रिसिएशन जो पीजीबीबी चैप्टर में पढ़े वो बहुत अलग था, यहां डेप्रिसिएशन जो लिखा है वैसे ही करना है। नॉर्मली सब असेट्स के लिए 10% एसएलएम मेथड से करना है, कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए 50% डब्ल्यूडीवी मेथड से करना है क्योंकि ऑब्सोलीट हो जाते हैं। भले वहां आपने 50% का रेट नहीं पढ़ा कंप्यूटर के लिए, वहां कितना पड़ा था 40%, अलग कंसेप्ट है वो, और वहां डेट टू डेट कैलेंडर ईयर वाइज भी काम नहीं होता है, याद होगा तो, वहां तो ब्लॉक वाइज ईयर फाइनेंशियल ईयर के एंड पे होता है, वो अलग है, टोटल अलग है। तो आपको दिया रहेगा कि डब्ल्यूडीवी ऑफ द असेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज दिस मच, एज पर पीजीबीपी हेड इज दिस मच, दोनों इग्नोर करना, आपको यहां पर अलग कैलकुलेशन करना है डेट्स के हिसाब से। और मोटर कार के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला है 20% डब्ल्यूडीवी। अगर आपने ये सब चीजें उस समय लिख के रखी थी आपके नोट्स में तो क्वेश्चंस तो बार बार देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो कंसेप्चुअल जो चीजें हैं एग्जाम्पल के साथ में भी, तो वो पलटाते रहोगे ना तो आपका रिवीजन उतना स्ट्रांग होगा। ऐसे केस में आपको अलग नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। वैसे मैं आप लोगों को आपकी जब इनकम टैक्स एंड हो जाएगा पढ़ना तो उस समय मैं आपको एक 30-35 पेजेस के शॉर्ट नोट्स दूंगा अलग से पढ़ने के लिए कि आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। एंड पास्ट बैचेस के स्टूडेंट्स का फीडबैक उसका बहुत अच्छा है कि सर हमको एग्जाम के टाइम पे वो बहुत बार रिवीजन करने में हेल्प हो जाता है, तो वो मैं दूंगा प्रिंटेड, लेकिन मैं जानबूझ करके अभी से नहीं दे रहा हूं, नहीं तो अभी आपका मेन बुक से विश्वास कम हो जाएगा और कैप्सूल नोट्स और शॉर्ट नोट्स पे विश्वास बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि 1 या 2 बार तो आप पूरी मेन बुक को अच्छे से विद सॉल्व क्वेश्चन पढ़ो, एक बार उसमें कॉन्फिडेंस आ गया फिर आप उसको रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स को यूज कर सकते हो, दैट विल बी फाइन। बट जो मार्केट में 50 तरीके के नोट्स मिलते हैं अलग अलग ऑथर्स के,
वो आपको बहुत मिलेंगे ऑनलाइन, ये चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा, व्हाट्सएप पे मिलेगा, फेसबुक पे मिलेगा। अब वो सब चक्कर में मत पड़ो तो अच्छा है, स्पेशली टैक्स में, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन से नोट्स अपडेटेड है नहीं है, वो ऑथर ने अपना इंटरप्रिटेशन क्या लगाया है, तो आपको ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, सीए इंस्टीट्यूट अगर कोई शॉर्ट नोट्स निकालती है, जैसे 2 साल पहले उन्होंने निकाला था, अभी लेटेस्ट नहीं निकाला, तो वो आप बिल्कुल देखो, वो तो इंस्टीट्यूट का है तो वो लेटेस्ट है, तो बिल्कुल ऑथेंटिक है। बाकी ऑथर्स के नोट्स पे मैं विश्वास नहीं कर सकता। ओके, देन मूवेबल असेट ट्रांसफर की अलग बात होती है, बट यूज के लिए दिया, ये तो मतलब ओनरशिप नहीं दिया, तो इस केस में क्या करते हैं कि कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल है तो एग्जेम्प्ट, और कोई एसेट है तो हम देखते हैं कि इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो हम लोग यूज का पीरियड देखते हैं कि कितने समय यूज किया, 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट। यहां पर डब्ल्यूडीवी नहीं लेते, डब्ल्यूडीवी का 10% नहीं लेते, कॉस्ट का 10%। इफ रेंटेड बाय एम्प्लॉयर देन रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। याद है, वेरी सिंपल। असेट गिवन फॉर यूज, इवन मोबाइल फोन गिवन फॉर यूज इज नॉट टैक्सेबल, बट मोबाइल अलाउंस गिवन इज टैक्सेबल। याद रहेगा आपको। टेलीफोन अलाउंस टैक्सेबल, कंप्यूटर अलाउंस टैक्सेबल। कंप्यूटर अलाउंस ऐसा कुछ एग्जेम्प्ट है ऐसा नहीं पड़ा, मतलब टैक्सेबल। लैपटॉप अलाउंस टैक्सेबल। ओके, ओनली इफ दीज एसेट्स आर गिवन फॉर यूज इट इज एग्जेम्प्ट। देन ये एक इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन देता है या कंसेशनल इंटरेस्ट चार्ज करता है, कंसेशनल कंपेयर टू व्हाट, एसबीआई रेट एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, एसबीआई रेट विच इज अप्लाइड ऑन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंसेस। याद है आपको, क्लोजिंग मंथली क्लोजिंग देखते, उस पे एसबीआई का रेट लगाते और उसमें से माइनस करते कि एक्चुअल में एम्प्लॉयर ने आपसे कितना चार्ज किया, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वर्क विजिट। 2 केसेस में ये जो इंटरेस्ट फ्री लोन है इसका वर्क विजिट टैक्स नहीं होता है, इफ इट इज अ पेटी लोन नॉट मोर देन ₹20,000, एंड सेकेंडली इफ लोन इज गिवन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड मेडिकल डिजीजेस जो इनकम टैक्स रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है। याद है आपको, तो वो केस में टैक्सेबल नहीं रहता है। फिर हमने उसका भी क्वेश्चन किया था, है ना, कि अगर हर महीने में कुछ रिपेमेंट होता है तो क्लोजिंग बैलेंस चेंज होगा, तो जो वैल्यू है चेंज हो जाएगी। अगर हर महीने में रिपेमेंट नहीं है तो फिर तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते होते पीरियड का डायरेक्टली, करेक्ट, प्रिंसिपल पे। देन बहुत बड़ा एक टॉपिक पढ़ा हमने इसके बाद, अकोमोडेशन फैसिलिटी, जिसमें 2 बातें हैं अगेन, या तो अकोमोडेशन फ्री में दिया या तो कुछ रेंट चार्ज किया। अब ये आखिरी की बात हो गई, कुछ रेंट चार्ज किया तो क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे वैल्यू में से, वो हो गया। अब अकोमोडेशन में भी या तो फर्निश्ड अकोमोडेशन दिया तो अनफर्निश्ड दिया। अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन है तो अनफर्निश्ड की जो भी वैल्यू आती है उसमें फर्नीचर की वैल्यू ऐड कर देंगे। फर्नीचर की वैल्यू मतलब कॉस्ट नहीं, फर्नीचर की साल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इफ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर देन 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट, एंड इफ रेंटेड बाय एम्प्लॉयर तो रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। सिंपल, डब्ल्यूडीवी का नहीं, कॉस्ट का। इसको हमेशा ऐड कर देते हैं। तो आप में से किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 3 में से कौन से केस में ऐड करते हैं, ऐसा नहीं, तीनों केस में ऐड करते हैं वैल्यू ऑफ फर्नीचर। दिस इज ए पॉइंट, ए में 3 ऑप्शन है, बी में तीनों केस में अगर फर्नीचर है तो अलग से ऐड करते हैं। फिर ए प्लस बी मिलता है वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, उसमें से माइनस करते हैं डी, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, फिर मिलता है वैल्यू ऑफ वर्क विजिट, करेक्ट। अब वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन कैसे निकालते हैं, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो लाइसेंस फी, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वी टेक द लाइसेंस फी विच इज द अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, कि इस टाइप के एम्प्लॉय के लिए इस शहर में इतने साइज के अकोमोडेशन का ये चार्जेस है। अगर उन्होंने चार्ज किया है तो बाद में माइनस हो जाएगा, अगर उन्होंने कम चार्ज किया है इससे तो जितना कम चार्ज किया वो वर्क विजिट बन जाएगा, करेक्ट। सो लाइसेंस फी डायरेक्टली ले लो। एंड अदर एम्प्लॉयज के लिए if the accommodation is owned by the employer then it depends on the population of the city। याद आ रहा है आपको, पॉपुलेशन नॉट मोर देन 10 लाख के केस में
7.5% ऑफ सैलरी। 10 लाख से 25 लाख तक के है तो 10% ऑफ सैलरी। 25 लाख से ज्यादा है तो 25% ऑफ सैलरी। याद है? सॉरी क्या बोला, 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी। इन एनी केस इट कैन नॉट बी मोर देन 15% ऑफ सैलरी। करेक्ट? क्योंकि यहां पर भी हमने देखा कि इवन इफ द अकोमोडेशन इज रेंटेड बाय द एम्प्लॉयर, सो वी टेक द रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर। रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी। तो इसका मतलब इट कैन नॉट बी मोर देन 15% ऑफ सैलरी, हियर ऑल्सो और हियर ऑल्सो। यहां सिटी देखते हैं क्या अगर रेंटेड है तो? पॉपुलेशन देखते हैं क्या? नहीं। सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि अकोमोडेशन फैसिलिटी के लिए जो सैलरी लेते हैं दोनों फॉर्मूले में लगता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। तो सैलरी इंक्लूड्स ऑल मॉनिटरी टैक्सेबल पेमेंट्स नॉर्मली, बट डीए तभी लेते हैं इफ इट इज प्रोवाइडेड। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ। कमीशन हमेशा लेते हैं, बोनस हमेशा लेते हैं, टैक्सेबल अलाउंसेस हमेशा लेते हैं, एग्जेम्प्ट अलाउंसेस नहीं लेते, एंड ऑल अदर टैक्सेबल मॉनिटरी पेमेंट्स वो लेते हैं। बट रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं लेते हैं, आरपीएफ कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% नहीं लेते हैं। याद आ रहे? परक्विजिट्स नहीं लेते हैं, एग्जेम्प्ट अलाउंसेस नहीं लेते हैं इस सैलरी के पर्पस में, डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट नहीं लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रहेगा, हमने क्वेश्चन में भी सॉल्व किया। तो हमेशा क्या करना चाहिए, अगर फुल क्वेश्चन में अगर अकोमोडेशन का पार्ट आया तो क्या करना चाहिए कि इसको छोड़ के पहले बाकी के आइटम्स कैलकुलेट कर लो और फिर बाद में इसकी वर्किंग नोट बनाओ, क्योंकि इसकी सैलरी में बाकी आइटम्स को भी शायद कंसीडर करना पड़ सकता है। लाइक आपको टेलीफोन अलाउंस नीचे लिखा है, तो पहले अगर आपने आरएफए कैलकुलेट कर लिया तो वो तो आपने कंसीडर ही नहीं किया होगा सैलरी में, तो पहले इसको छोड़ दो, बाकी सब निकाल लो, फिर आरएफए कैलकुलेशन करो, उसकी सैलरी में आप टेलीफोन अलाउंस को इंक्लूड कर लेना। करेक्ट? इसके रिस्पेक्ट में हम लोग ने बात किया था कि अगर होटल अकोमोडेशन है तो इंस्टेड ऑफ 15% 24% लेते हैं। फर्दर अगर ट्रांसफर के समय होटल अकोमोडेशन दिया तो 15 दिन तक के नॉट टैक्सेबल। याद है आपको? देन ट्रांसफर के समय अगर 2 अकोमोडेशन दिया, एक दो शहर में, तो अप टू 90 डेज दोनों में से एक टैक्सेबल, उसके बाद दोनों टैक्सेबल। याद है आपको? आई थिंक एक मोटर कार का बचा है, बाकी तो सब परक्विजिट्स हो गए। डिडक्शंस की बात हो गई थी हमारी स्टार्टिंग में ही। आई होप आपको पूरा क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर है डिडक्शंस के बारे में। बहुत सिंपल है। यस नहीं, प्रोफेशनल टैक्स में कोई लिमिट नहीं है। यस, एक्चुअल अमाउंट पेड विल बी डिडक्टेड। ओके, वेदर पेड बाय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर ने पे किया तो पहले ऐड करेंगे फिर डिडक्ट करेंगे, एम्प्लॉई ने पे किया तो सिर्फ डिडक्ट करेंगे, कोई लिमिट नहीं। ऑलराइट? मोटर कार फैसिलिटी सबसे बड़ा परक्विजिट, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। अगर फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं कार को तो इट इज निल, परक्विजिट वैल्यू नहीं है। अगर होली पर्सनल पर्पस ले करते हैं तो जितना एक्चुअल खर्चा लगा एम्प्लॉयर को वो परक्विजिट होना चाहिए। बट अगर कार एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है तो कार की कॉस्ट को तो परक्विजिट नहीं मान सकते ना। तो फिर वही फॉर्मूला यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वाला, क्या 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लस अगर एक्सपेंडिचर भी एम्प्लॉयर कर रहा है तो वो भी, और अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड किया है तो उसकी सैलरी भी। तो एम्प्लॉयर क्या क्या खर्चे कर रहा है उसके हिसाब से फॉर्मूला बनता है। हम लोग ने लिखा था पिछली बार, हमने तीनों लिखा था। फिर अगर एम्प्लॉयर ने खर्चे नहीं किया तो वो कट कर दिया, अगर एम्प्लॉयर की कार नहीं है तो वो कट कर दिया, बचे हुए 2 फॉर्मूले में आ जाते हैं। याद है आपको ये फॉर्मूला? अच्छे से बुक में टेबुलर फॉर्म में दिया है, यहां हम लोग ने फ्लो चार्ट में बनाया। बट मेन जो पूछते हैं आपको वो ये वाला केस रहता है, वेयर इट इज पार्टली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, पार्टली यूज फॉर पर्सनल पर्पस। उस केस में भी 3 बातें होती है। पहली बात कि कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, सबसे ज्यादा वैल्यू इसी में रहती है। ऐसे केस में परक्विजिट वैल्यू इज डीम्ड वैल्यू,
मान लो कि इतना वैल्यू परक्विजिट है, सो डीम्ड पर्सनल एक्सपेंडिचर है, ये डीम्ड टू बी पर्सनल एक्सपेंडिचर, ये देखो लिखा है मैंने। तो डिपेंड्स ऑन बिग कार है कि स्मॉल कार है। बिग कार मतलब 1.6 लीटर से ज्यादा की कैपेसिटी, या एग्जाम में अगर सीसी में दिया है तो 1600 सीसी या उससे ज्यादा की कैपेसिटी, वहां तक है तो स्मॉल कार। ओके, इफ इट इज ग्रेटर देन दैट मच तो बिग कार। तो बिग कार में मान लो 2400 रुपीज पर मंथ इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, जितने महीनों के लिए प्रोवाइड किया उसके हिसाब से, और ड्राइवर भी प्रोवाइड किया तो प्लस 900 रुपीज पर मंथ। एंड स्मॉल कार है तो 1800 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ फॉर ड्राइवर। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। ध्यान में है आपको? एंड अगर कार इंप्लॉयर की है बट खर्चे इंप्लॉय करता है तो सेम डिमिफिकेशन बट वैल्यूज कम हो जाएगी। डीम तो पर्सनल एक्सपेंडिचर ही कर रहे हैं बट वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर इंप्लॉय कर रहा है, तो 2400 की जगह हो जाएगा 900, 1800 की जगह स्मॉल कार के लिए हो जाएगा 600। ड्राइवर अगर दिया तो ड्राइवर का तो खर्चा 900 मान लेंगे पर्सन। ऐसा हमने अप्लाई भी किया। 5 चीजें देखना पड़ता है जब एग्जाम क्वेश्चन में मोटर कार का आता है। पहला, कार ओन्ड बाय। दूसरा, एक्सपेंडिचर पेड बाय। तीसरा, हाँ, बिग कार और स्मॉल कार। चौथा, ड्राइवर प्रोवाइड किया कि नहीं किया। पांचवा, यूज, कि कार का यूज कैसा है, पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल है कि होली ऑफिशियल है, कैसा। ये 5 चीजें हम लोगों को सिस्टमेटिकली लिखना है जब हम क्वेश्चन करते हैं। तो याद है ना, इसका हम लोग ने नोट्स छोड़ के रखा था पुराने क्वेश्चंस में, फिर बाद में ज्यादा करके हमने उसको अपडेट किया था। फिर ये सिनेरियो हो सकता है जब कार इंप्लॉय की है लेकिन सिर्फ खर्चे इंप्लॉयर पे करता है। ऐसे केस में थोड़ा उल्टा चलना है। ऐसे केस में जो डीम्ड एक्सपेंडिचर है वो ऑफिशियल रहेगा, क्योंकि कार इंप्लॉय की है तो इतना पोर्शन ऑफिशियल मान लो, और उसके ऊपर अगर कुछ खर्चा इंप्लॉयर ने दिया, उससे भी ज्यादा दिया, तो दैट विल बी परक्विजिट। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द इंप्लॉयर माइनस डीम्ड ऑफिशियल एक्सपेंडिचर, उतना छोड़ के। तो ऐसे केस में डीम्ड ऑफिशियल एक्सपेंडिचर अगेन डिपेंड्स ऑन बिग कार और स्मॉल कार। डीम्ड ऑफिशियल दैट इज सेम एज पर द फर्स्ट फॉर्मूला, 2400 प्लस 900 और 1800 प्लस 900। याद आ रहा है आपको? हाँ, ये खर्चे को बढ़ा के लिया जा सकता है अगर प्रूफ है तो। ये भी बताया था आपको कि जो डीम्ड ऑफिशियल एक्सपेंडिचर बी वाला पार्ट, इट कैन बी इंक्रीज्ड इफ ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे कैन प्रूव दैट। डॉक्यूमेंट्स कैसी कि रिकॉर्ड्स ऑफ द कार यूजेज एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ये देन फिर हम लोगों ने फिर प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़ा सैलरी चैप्टर में, कि 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड्स हो सकते हैं। परक्विजिट का पूरा टॉपिक समझ में आ गया आप लोगों को? आई थिंक कुछ छूटा नहीं है, सब डिस्कस हो गया। 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड्स हो सकते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज नॉर्मली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उसमें कोई एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पे टैक्स नहीं लगता है। एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन इज डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 80C। इंटरेस्ट अक्रूड पे टैक्स नहीं लगता है। अमाउंट विड्रॉन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1011, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पीपीएफ कैन बी इवन क्रिएटेड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस। पीपीएफ अकाउंट, उसमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। एम्प्लॉय का खुद का, एम्प्लॉय या असेसी का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो 80C में डिडक्शन मिलता है। 80C बोले तो कब मिलता है डिडक्शन? जीटीआई के बाद। इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता एंड अमाउंट विड्रॉन फुल्ली एग्जेम्प्ट। याद है ये वाला पार्ट? आरपीएफ सबसे खास है, इसमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल होता है। जहां सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी प्लस डीएएफ प्लस कमीशन एफ। आरपीएफ के केस में 12% से ज्यादा हुआ तो। कभी कभार कंट्रीब्यूशन दिया रहता है बेसिक सैलरी का 20% है बट डीए है क्वेश्चन में, तो कंट्रीब्यूशन तो डायरेक्ट निकालो इतना है, बट एग्जेम्प्ट कितना है उसमें से? 12% ऑफ बेसिक प्लस डीएएफ प्लस कमीशन एफ। तो वो ध्यान रखना। आप सीधा बोलना मत 8% टैक्सेबल है, नहीं, आपको देखना है कि
12% अलग फिगर का लिया जा रहा है, 20% अलग फिगर का लिया जा रहा है, तो ध्यान रखना है आपको। ओके, आपके एमसीक्यूज में मैंने और क्वेश्चन दिए हैं इस पे। देन आरपीएफ में इंप्लॉय कितना भी डालता है दैट इज डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 80C। 80C की खुद की लिमिट 1.5 लाख की है, वो अलग बात है। इंटरेस्ट अक्रूड इन आरपीएफ अकाउंट इज ऑल्सो टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम। इंटरेस्ट अक्रूड 9.5% से ज्यादा अक्रू हो गया तो वो टैक्सेबल रहेगा। एंड अमाउंट अगर विड्रॉ किया आरपीएफ से कम 5 साल के एम्प्लॉयमेंट के बाद तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। 5 साल के एम्प्लॉयमेंट के पहले किया तो वो टैक्सेबल रहेगा। कैसे टैक्सेबल रहेगा? यूआरपीएफ के जैसे टैक्सेबल रहेगा। याद है यूआरपीएफ टैक्सेबल होता है। अगर 5 साल के पहले आरपीएफ से निकाल लिया तो वो यूआरपीएफ के तरीके से टैक्स हो जाएगा। यूआरपीएफ का तरीका याद है आपको? क्या तरीका है? डब्बा बनाया था अपन ने, इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड उसमें इंटरेस्ट जो है सैलरी हेड में टैक्सेबल, इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल क्योंकि वो उसका ही पैसा है, उसमें इंटरेस्ट अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल। याद आ रहे? और अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते वक्त कोई टैक्स नहीं लगता है, ना कोई डिडक्शन मिलता है, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ निकालते वक्त सीधा टैक्स लग जाता है यूआरपीएफ में। याद है आपको? तो ये हम लोग ने पढ़ा था। फिर ये पार्ट कि अगर ट्रांसफर फ्रॉम अनरिकग्नाइज्ड फंड टू रिकग्नाइज्ड फंड होता है तो इसको बैलेंस ट्रांसफर कहते हैं। ट्रांसफर बैलेंस फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ। इसमें भी हमने क्या पढ़ा है कि अगर 12% या 9.5 के लिमिट से ज्यादा डाला हुआ था इधर तो वो ट्रांसफर होते वक्त उस पर टैक्स लग जाता है ना। इधर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया था हमने, तो बाद में निकलते वक्त फिर वो एग्जेम्प्ट हो सकता है। हो गया। तो ये बाकी के पूरे आइटम्स थे। फिर एक मेन पार्ट बचा था रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जिसमें 5 आइटम्स थे। ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। देखा जाए तो चैप्टर में बहुत चीजें हैं, बट आप इसको इतनी बार रिवाइज कर लोगे कि आपको बाद में बिल्कुल याद ही आती जाएगा फॉर्मूला। ग्रेचुइटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट, बाकी एम्प्लॉय के लिए डिपेंड्स ऑन कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट और नॉट कवर्ड। कवर्ड है तो एग्जेम्प्ट अप टू लिस्ट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड 20 लाख और दिस फॉर्मूला 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। यहां इतना स्ट्रिक्ट कंप्लीटेड ईयर वाला बात नहीं है। यहां पर लास्ट ड्रॉन सैलरी लेना है, जिसमें डीए हमेशा लेना है। ध्यान रखना, डीए इज टू बी ऑलवेज टेकन एंड 15/26 का रेशियो लेना है। यहां कमीशन नहीं लेते हैं सैलरी में। बट अगर नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है तब लिमिट बढ़कर के 20 लाख हो चुकी है, अमाउंट रिसीव्ड 20 लाख और 1/2 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। 10 कौन से मंथ्स? इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट टू डेट या कैलेंडर मंथ्स? कैलेंडर मंथ्स, याद रखना यहां पर कैलेंडर मंथ्स। लीव एनकैशमेंट में डेट टू डेट, लीव एनकैशमेंट में भी 10 मंथ्स का एवरेज लेते हैं ना, वहां डेट टू डेट, यहां पर कैलेंडर मंथ्स बताया था आपको। यहां पर सैलरी में लेते हैं बेसिक प्लस डीए इफ प्लस कमीशन इफ। जो सैलरी हम लोग एचआरए के लिए लेते हैं, जो सैलरी हम लोग आरपीएफ के लिए लेते हैं, वो सैलरी यहां लेते हैं। 1/2 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ्स इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। ये फॉर्मूले के हिसाब से एग्जेम्पशन मिलता है। आई होप आपको ध्यान में है, आई होप आप इसको अप्लाई कर पाओगे। ऑलराइट, ये हो गया पूरा हमारा ग्रेचुइटी का कंसेप्ट। हाँ ठीक है, यहां तक के हो गया आपका ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी में कुछ डाउट किसी को? देखो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझा, कोई एग्जाम्पल में डाउट है तो आप प्लीज पूछो, क्योंकि आई अज्यूम कि आपने इतने समय में कुछ सॉल्व क्वेश्चंस तो किया होगा। बट अगर डाउट नहीं आया मतलब मैं समझ रहा हूं कि आपको जम गया पूरा। और या दूसरा इंटरप्रिटेशन होता है कि आपने किया ही नहीं, सर टाइम ही नहीं मिला और अब तो पीजीबीबी चैप्टर खत्म हो गया। तो देखो, आपको करना तो पड़ेगा, या तो फिर आज भी देखो आपका फुल शेड्यूल है। लॉ की भी क्लास है क्या? नहीं है। चलो, थोड़ा तो आपको ब्रीदिंग स्पेस मिला।
अंकिता मैडम वालों की है? तो जिनको टाइम मिल रहा है एटलीस्ट आज भी संडे मत मनाओ, कल टेस्ट है। देखो अभी इसको क्या कहते हैं ना, इसको फ्री सील करके रख सकते, चैप्टर को सील करके पैक करके रख दिया, पढ़ के कल टेस्ट दे दिया, हो गया। फिर मन के अंदर टेंशन नहीं रहेगा यार सैलरी बहुत बड़ा था, बचा है। अभी बेस्ट कर लो, खत्म कर दो। ओके, बहुत समय दो ना, 4 घंटे दो, 5 घंटे दो, आज बैठो एट अ स्ट्रेच। ओके, 1 साल नवरात्रि मत खेलो, कुछ नहीं होता है ना। 1 साल आप क्रिकेट मैचेस मत देखो, कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा करो, मतलब एक ओनरशिप लेके काम करो, नॉट बिकॉज आई एम सेइंग, क्योंकि मुझे कोई फायदा नुकसान नहीं, मुझे तो ये एक्स्ट्रा सेशन लेने का भी कोई मुझे फायदा नहीं, ठीक है, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी देखो कि हम भी आपके लिए एफर्ट ले रहे हैं एंड हम चाहते हैं कि अपन साथ में सक्सेसफुल हो जाए, तो आप भी उतना एफर्ट दो। ओके, तभी ताली 2 हाथ से बजती है। एंड कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट करना है तो उसके लिए उतना एफर्ट देना पड़ता है, मामूली एफर्ट से सीए नहीं बना जाता है। तो आप दो थोड़ा सा घर पे, आज टाइम दो, कल की टेस्ट है उसको एकदम बढ़िया दो, ठीक है। टेस्ट में आपको कितनी 60 मार्क्स की टेस्ट है कल। ओके, 32 मार्क्स का एमसीक्यू रखा है मैंने, 28 मार्क्स का सिर्फ सब्जेक्टिव है, 60 मार्क्स की टेस्ट है। तो कल की टेस्ट में आप चलो 40 मार्क्स स्कोर करो, 30-35 करो, आई विल बी नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम, मार्क्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट उसके प्रेशर से आपने पढ़ा, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि कल के बाद आपको सैलरी हेड पढ़ने का टाइम सीधा फरवरी में मिलेगा, वो भी आपकी ग्रुप 2 की पढ़ाई फरवरी में लेट खत्म होने वाली है, बात समझ लो आप, 15 फरवरी के बाद होगी, तो उतना ही प्रेशर रहेगा आप पे। तो ऐसे केस में आप जो अभी नहीं पढ़ रहे हो ना, बाद में मैं बता रहा हूं अभी से मेरे एक्सपीरियंस से कि आप लोगों का डिसीजन आएगा कि यार अपन एक ही ग्रुप देते हैं, इतना प्रेशर हो जाएगा। तो अगर दोनों ग्रुप देने का अभी भी पॉसिबिलिटी कंटिन्यू रखना है तो थोड़ा सा अभी से ही प्रेशर को अलोकेट करना शुरू कर दो, वरना अमाउंट हो कि इतना बड़ा बन जाएगा कि खत्म हो जाओगे आप, एंड दैट आई डोंट वांट। इसीलिए आपको वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के सेशन में लेकर गए थे कि थोड़ा सा एक माइंडसेट खुलता है कि यार पढ़ाई को इतना हवा नहीं बनाना है, ओनरशिप लेके करना है। हाँ, आपका मुझे पता है क्या प्रॉब्लम होती है, सर पढ़ने बैठे तो मन ही नहीं लगता है, फोकस ही नहीं होता है, नींद आ जाती है। तो आप ब्रेक्स लो, आप उसके लिए तरीके ढूंढो। इफ यू रियली वांट टू डू इट, यू विल फाइंड वेज फॉर डूइंग इट। अब आपके कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में भर्ती है अगर, तो आपको रात भर उनका ध्यान रखना है, तो आप नींद आ रही तो सो ही जाओगे क्या? क्या ध्यान रखोगे? जरूरी है तो आप जगोगे ही ना। आपकी सुबह 4 बजे की ट्रेन है, आपको रात को 2:30-3 बजे बहुत नींद आ रही है, तो आप बोलोगे जान दे, ट्रेन छोड़ दे, सो जाते, कल का कल देखेंगे, फ्लाइट से चले जाएंगे। ऐसा करोगे क्या? नहीं। तो कोई चीज जरूरी है तो अपन करती है ना। बस पढ़ाई अपने लिए अभी प्रायोरिटी अपने को लगती नहीं है, क्योंकि अभी अर्जेंट नहीं है ना, कल की कल एग्जाम नहीं, इसलिए अपने को जरूरी नहीं लगती, तो इसलिए अपन उसमें नींद को बीच में ला देते हैं। ओके, नींद किसको नहीं आती? हर किसी को। बस चले तो मतलब पैसिव इनकम आते रहे और वो गोवा के बीच में सोए पड़े रहे, हर किसी का बस तो यही है कि सोए पड़े रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, अपन उस चीज के लिए पैदा हुए क्या? अपन लाइफ जीने के लिए पैदा हुए, सोने के लिए पैदा हुए। तो नींद को मैनेज करो। मैं खुद बहुत सोता हूं, मैं बता रहा हूं, मैं तो अभी भी बहुत सोता हूं। जब स्टूडेंट था तब तो मैं बहुत सोता था, आप सोच नहीं सकते इतना सोता था। मतलब मैं 8 घंटे तो बहुत कम हो गया, 9-9, 10-10 घंटे सोता था मैं। और एग्जाम की प्रिपरेशन के समय तो बताया था शायद आपको, 14 घंटे सोया था एक बार। तो 14 घंटे रात को 2 से शाम को 4 बजे तक सोता बहुत हूं मैं। लेकिन फिर मैं पढ़ने के टाइम पे फिर नींद बीच में नहीं लाने देता हूं, और बहुत नींद आती ना पढ़ने के टाइम पे तो बुक को रख के सो जाता हूं। लेकिन फिर मैं जिम्मेदारी से भले एक्स्ट्रा जग के फिर पढ़ता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर पढ़ाई के टाइम पे सो गए तो फिर सोने के टाइम पे पढ़ो। फिर ऐसा नहीं कि सोने के टाइम पे भी सोना तो है, पढ़ाई के टाइम पे भी सोना तो है, फिर कैसे होगा, है ना। थोड़ा आप देखें, मुझे बहुत उम्मीद है आप लोग करोगे अच्छे से, आप लोग खुद की जिम्मेदारी लेकर के करोगे। एंड एज अ टीचर, एज अ मेंटर, मेरा काम है आपको टाइम टू टाइम पुश करना। ओके, मेरा छोटा भाई या बहन रहता, उसको भी मैं ऐसे ही समझाता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा करना है, तुम जिम्मेदारी लो, वरना कोई सेंस नहीं बनता है। वरना कोई फोर्स कर करके पढ़ाए, अब वो स्टेज नहीं रही आपकी कि मम्मी पापा खड़े हैं ऐसे कि बेटा पढ़ाई कर रहा कि नहीं। वैसे शायद आपके साथ हुआ भी नहीं होगा, है ना। हुआ है तो आगे नहीं होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट है पेंशन। पेंशन की रिस्पेक्ट में है अनकम्यूटेड पेंशन, मतलब जो रेगुलर पेमेंट मिल रही है। पेंशन याद है आपको? 2 टाइप के पेंशन थे, एक जो मंथली पेमेंट मिलती है अनकम्यूटेड, और एक जो
लंप सम मिल जाती है, एक साथ आप लंप सम पैसा उठा लेते हो, उसके बदले में कम्यूट करवा लेते हो। तो जो अनकम्यूटेड पेंशन है इट इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। और अगर आपने पार्शियली कम्यूट करवाया, सपोज 60% कम्यूट करवाया, तो रिमेनिंग 40% को लेना मत भूलना अनकम्यूटेड में, वो भूल जाते हैं हम लोग। बचे हुए महीनों के लिए रिमेनिंग 40% मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मंथली पेंशन 10,000 था, 60% कम्यूट करवाया, तो बचे हुए महीने के लिए मंथली पेंशन बचेगा 4,000, क्योंकि 60% गया, बचा कितना 40%। अब जो कम्यूटेड पेंशन है उसमें भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जेम्पशन है। अनकम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जेम्प्ट नहीं है। इवन इफ इट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल है। कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट। अदर एम्प्लॉय के केस में दो बातें होती है। इफ द एम्प्लॉय रिसीव्स ग्रेचुइटी तो एग्जेम्पशन थोड़ा कम मिलता है, अप टू 1/3 ऑफ फुल कम्यूटेशन, 1/3 ऑफ नॉर्मल वैल्यू ऑफ फुल कम्यूटेशन। याद है आपको कैसे निकालते हैं वो? आपको अगर दिया है कि 60% कम्यूट करवाया और 3 लाख रुपए मिला, तो आप फुल वैल्यू कैसे निकालोगे? 3 लाख डिवाइड बाय 60 इंटू 100, तो 5 लाख आ गया। उसका 1/3 तक के एग्जेम्प्ट है, मतलब 1,66,000। तो अगर आपने कम्यूट करवा के 3 लाख निकाला मिला, तो ये इतना एग्जेम्प्ट है, रिमेनिंग टैक्सेबल है पेंशन। और अगर ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है तो एग्जेम्प्ट अप टू 1/2, 50% ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेशन। क्योंकि बेचारे को ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है, तो ऐसे याद रख सकते हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? ग्रेचुइटी मिल रही है तो थोड़ा कम एग्जेम्पशन दो, ग्रेचुइटी भी नहीं मिल रही तो उसको ज्यादा कम्यूटेशन बनता है, तो उसको थोड़ा ज्यादा एग्जेम्पशन दो। ऑलराइट? गवर्नमेंट एम्प्लॉय 100% कम्यूटेशन करवाता है तो भी एग्जेम्प्ट, कितना भी कम्यूटेशन करवाए एग्जेम्प्ट। इसका हमने क्वेश्चन भी किया था, है ना? अलग अलग केसेस में ग्रेचुइटी मिल रही है, नहीं मिल रही है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं है लेकिन ग्रेचुइटी मिल रही है, तो 1/3 वाला फॉर्मूला लगाएगी कि 1/2 वाला? 1/3 वाला, क्योंकि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रेचुइटी मिल रही कि नहीं मिल रही ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सही बात है यहां तक के? पेंशन क्वेश्चन भी किया आपको, अभी भी उसका एग्जांपल समझना है तो आप बोलिए। फिर हमने देखा लीव एनकैशमेंट, एग्जेम्पशन एज पर सेक्शन 10(10)AA लीव एनकैशमेंट। हाँ, एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिला फुल्ली टैक्सेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के बाद, रिटायरमेंट के समय या डेथ के समय फैमिली मेंबर्स को मिला, सो इट विल बी एग्जेम्प्ट अप टू लिमिट्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट, बाकी के लिए एग्जेम्प्ट अप टू द लीस्ट ऑफ 4 आइटम्स। ए, अमाउंट रिसीव्ड। बी, 3 लाख, यहां पर 3 लाख है फिक्स लिमिट। ग्रेचुइटी में 20 लाख थी, यहां 3 लाख है। वीआरएस में 5 लाख है, रिट्रेंचमेंट पे 5 लाख है। वीआरएस मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अमाउंट रिसीव्ड 3 लाख। और लीव बैलेंस कन्वर्टेड इनटू रुपीज। याद है आपको लीव बैलेंस कैसे निकालते हैं? लीव्स अवेलेबल माइनस लीव्स टेकन, डेज में मिलेगा। जहां लीव्स अवेलेबल मैक्सिमम कितने डेज के हिसाब से उठाना है? 30 डेज के हिसाब से। याद है आपको कि अगर एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 1 साल की 40 दिन की लीव मिलती है, तो उन्होंने उसी हिसाब से लीव बैलेंस दिया, तो हमको चेंज करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? 30 डेज के हिसाब से लीव बैलेंस निकालना पड़ेगा कि 30 डेज के हिसाब से लीव अवेलेबल कितनी है माइनस लीव एक्चुअली अवेल्ड या टेकन कितनी है, तो हमको मिल जाएगा लीव बैलेंस। उसको रुपीज में कन्वर्ट कैसे करेंगे? उसको रुपीज में कन्वर्ट कैसे करेंगे? इनटू मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 30। करेक्ट? और वो मंथली सैलरी रहेगी एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। वो जो मंथली सैलरी रहेगी दैट विल बी एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। एंड लास्ट है 10 टाइम्स द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। मतलब पिछले 10 महीने की सैलरी का टोटल कर लो एक तरीके से। एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 10 करते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। बोलो बोलो, कुछ तो भी डाउट आया है? क्वेश्चन देखना है। देखो हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 12 किया था वही समझाता हूं वापस पूरा। उसमें आप बुक में देखो क्वेश्चन आपके दिया हुआ है।
ये इसमें एम्प्लॉय का पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था? 20 ईयर्स एंड 10 मंथ्स, करेक्ट। सैलरी थी, लीव सैलरी 5 लाख। इसमें से कितना एग्जेम्प्ट है ये निकालना था। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 49 4.49। तो इसमें आपको दिया था कि आपको ये सब चीजें दी हैं, ओके। हाँ, सैलरी यहां पर इंक्लूड्स ओनली बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस कमीशन इफ। यहां पर कमीशन मंथली है तो ये नहीं लेते हैं। डीए भी 3,000 रुपए है, बट उसमें से 60% फॉर्मिंग पार्ट है तो वो लेते हैं। अब आपको लिखा है कि लीव अवेल ड्यूरिंग सर्विस 480 डेज है, लीव अवेल दिया हुआ है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल लीव सैलरी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 0 अमाउंट टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 30 दिन का अगर लीव अवेलमेंट है, अवेलेबल है, तो क्या होगा? तो हम लोग जो ये फॉर्मूला करेंगे, अमाउंट रिसीव फिक्स लिमिट, ये तो सेम है, ये मेन पार्ट है। लीव बैलेंस कैसे निकालते? लीव एंटाइटल्ड माइनस लीव्स टेकन। एंटाइटल्ड कैसे निकालते? नंबर ऑफ ईयर्स इंटू लीव्स पर ईयर, 20 इंटू 30 माइनस लीव्स टेकन विल गिव यू लीव बैलेंस। उसको रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते? एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू लीव बैलेंस अपॉन 30, करेक्ट। 120 दिन मतलब कितने महीने होते हैं? महीनों के टर्म्स में 4 महीने होते हैं, है कि नहीं? तो 6,600 इंटू 4, 26,400। एंड लास्ट था 10 टाइम्स द एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी हमने अलग से निकाला था, आपको याद होगा तो। पिछले 10 महीनों की सैलरी लिया था, उसमें भी डीए फॉर्मिंग पार्ट लिया था और फिर उसका एवरेज निकाला था। प्रॉपर वर्किंग नोट बनाए थे, याद है आपको? 60% लिया था सिर्फ डीए का, आपकी नोटबुक में होगा। 10 महीने मतलब 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट डेट। और अब इसमें क्या पूछा था? ऑल्सो टेल द आंसर इफ 25 डेज पर ईयर अवेलेबल है, 45 डेज पर ईयर अवेलेबल है तो 25 डेज पर ईयर है तो लीव्स अवेल्ड 20 ईयर्स इंटू 25 होगा एक्चुअल के हिसाब से। मैक्सिमम 30 बोला, करेक्ट। तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। और अगर 45 डेज है तो भी लीव्स अवेल्ड 30 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, 40 के हिसाब से नहीं होगा। ओके, दिस वॉज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि लीव अवेल जो है वो 30 के हिसाब से होगा। ऑलराइट, हो गया। तो सेम लाइक द फर्स्ट पॉइंट। कभी कभार क्वेश्चन में आपको लीव्स टेकन नहीं दिया रहता है, लीव बैलेंस दिया रहता है। लीव बैलेंस दिया रहता है कि 120 दिन का बैलेंस बचा है, या चलो 45 डेज के हिसाब से बताता हूं। 45 इंटू 20 बताओ कितना होता है? 900। 900 माइनस 480 कितना होता है बताओ? 420। मान लो आपको इस क्वेश्चन में दिया रहता था कि 45 डेज के हिसाब से लीव्स अवेलेबल है एंड लीव बैलेंस 420 दिन है। लीव टेकन कितना है नहीं दिया है, तो भी आप निकाल सकते हो लीव टेकन कितना है। 45 डेज पर ईयर के हिसाब से अवेलेबल है, मतलब टोटल अवेलेबल कितना? 900। और लीव टेकन सॉरी लीव्स बैलेंस कितना बोला था? 420 बोला था। तो इसका मतलब लीव बैलेंस कितना है? सॉरी लीव बैलेंस 420, तो लीव टेकन है 480। तो लीव टेकन का फिगर मिल गया, फिर उसको माइनस किधर से करना है? 30 वाले फॉर्मूले से जो आया उसमें से माइनस करना है। मतलब 45 वाला फॉर्मूला आपको लीव्स टेकन निकालने के काम में आ सकता है अगर डायरेक्टली नहीं दिया है तो। आगे का कार्यक्रम तो सिंपल है, फिर समझ में आ गया आपको? ये लीव सैलरी का कंसेप्ट था, लीव एनकैशमेंट। देन रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का फॉर्मूला हमने देखा था, अमाउंट रिसीव्ड और ₹5 लाख, और एज पर दिस फॉर्मूला। नाउ इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज द अर्लियर 3 आइटम, बट यस कोर्स में तो है, उनका मर्जी चले तो इस पे 4 मार्क का पूछ लेंगे। 15/26 इंटू लास्ट 3 मंथ्स एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, यहां पर इधर उधर से फॉर्मूला उठाया, 15/26 उधर से उठाया, 3 महीने का एवरेज नया लिया, नंबर ऑफ ईयर्स इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स भी ग्रेचुइटी वाले फॉर्मूले से लिया। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन में अमाउंट रिसीव्ड और 5 लाख, और आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स है
जैसे हमेशा 1/2 इंटू ईयर्स कर रहे थे, आप करना है 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। हर एक साल कंप्लीट करने के लिए 3 महीने की सैलरी, 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, मंथली सैलरी, और रिमेनिंग पीरियड की सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, विच एवर इज लीस्ट। इतना अमाउंट वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का सेक्शन 10(10)(c) के हिसाब से एग्जेम्प्ट होता है। ओके, इफ यू रिमेंबर, इतना एग्जेम्प्ट होता है। दैट्स इट। और एक हम लोग ने कंसेप्ट पढ़ा था रिलीफ का कंसेप्ट, कि अगर हमको कोई पुराने पीरियड की सैलरी इस साल मिल जाती है, अरियर्स, तो क्या करते हैं हम लोग? पुरानी पीरियड की सैलरी इस साल मिल जाती है तो हम लोग देखते हैं कि उस सैलरी पे उस साल अगर टैक्स लगा है तो फिर कुछ नहीं करते। अगर उस साल टैक्स नहीं लगा है, इस साल टैक्स लग जाता है। फिर क्या देखते हैं? इंक्रीमेंटल टैक्स उस साल उस पे कितना लगता था, उस साल अगर उस पे टैक्स लगता था तो कितना एक्स्ट्रा टैक्स होता था, इस साल अगर उस पे टैक्स लगता है तो कितना एक्स्ट्रा लगेगा। ये एक्स्ट्रा अगर वो एक्स्ट्रा से ज्यादा है, समझ रहे? इस साल का इंक्रीमेंटल टैक्स बिकॉज ऑफ दैट इनकम उस साल के उस इंक्रीमेंटल टैक्स से ज्यादा है तो हमको उस डिफरेंस का रिलीफ मिल जाता था। उसको हम लोग मार्जिनल रिलीफ नहीं बोलते थे, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 बोलते थे। याद है आपको? तो ये हम लोग ने इस क्वेश्चन के थ्रू भी सॉल्व किया था पिछली बार, क्वेश्चन नंबर 15 के थ्रू। ऑलराइट, सो ये था, और इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस। दैट्स इट, दैट वाज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। इतनी चीजें थी। अब बुक में आपको एक और टॉपिक दिया है, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, एक थियरी टॉपिक था। उसमें आपको कुछ 4-5 आइटम्स कवर थे। उसमें से एक कवर हो गया, हमारी बात हो गई कि अगर एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन पे कुछ कंपनसेशन दे रहे हैं एट द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो जो है वो अमाउंट दैट इज टैक्सेबल एज सैलरीज। उसमें रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का एग्जेम्पशन एक्सेप्शन था, और वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन भी एग्जेम्प्ट होता है, वो लिखा था। ठीक है। देन अगर बिफोर ज्वाइनिंग या आफ्टर लीविंग एम्प्लॉयर को सैलरी देता है तो वो भी टैक्सेबल है, या कीमैन इंश्योरेंस से कुछ मिलता है एम्प्लॉय को, वो भी टैक्सेबल है, या एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, वो भी टैक्सेबल है, लाइक बोनस। याद है आपको? और क्या है वहां पर? प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट वो बताया, बिफोर एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर एम्प्लॉयमेंट कुछ दिया तो वो टैक्सेबल है। ओके, दैट इज अमाउंट डीम टू बी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, है कि नहीं? और पेमेंट फ्रॉम अनरिकग्नाइज्ड फंड लिखा हुआ था, जिसकी भी हम लोग ने बात कर लिया। तो ये 4-5 पॉइंट्स थे इसमें, बाकी कुछ नहीं। और ग्रुप एक्सीडेंट पॉलिसी के लिए अगर एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया तो वो टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयर ने निकाला तो वो टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉयर ने अगर प्रीमियम भरा तो प्रीमियम अमाउंट टैक्सेबल, हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट किया तो नॉट टैक्सेबल। एम्प्लॉय के एनपीएस अकाउंट में एम्प्लॉयर ने पैसा डाला, 80 सीसीडी वाले अकाउंट में एम्प्लॉयर ने अगर पैसा डाला तो वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल, सैलरी में इंक्लूड हो जाता है। आपको पहले भी बताया था, सैलरी की डेफिनेशन में देखो 8वें नंबर पे लिखा है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट, 80 सीसीडी अकाउंट। ऑलराइट, तो ये है पूरा सैलरी चैप्टर। आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी कंसेप्ट पार्ट। क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली पूरे नहीं कर सकते, जिस चीज को 20 घंटे लगे उसको 1.5 घंटे में पूरा तो नहीं कर सकते विद क्वेश्चंस, लेकिन कंसेप्चुअली आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग। अब आप लोग बोलिए, आपको एमसीक्यूज में से कुछ डिस्कस करना है तो वो कर सकते हैं। आपने अगर देखा है तो, नहीं देखा है तो आप लोग अभी देख लो, पूछ लो कुछ, आपको उसमें से कुछ स्पेसिफिक एमसीक्यू लगता है कि ये बताओ। सो आई विल वेट, मैं देखता हूं।